अब हम शुरू करेंगे दक्षिण भारत के प्रश्न, जिसमें है चोल, पांड्य, चेर और संगम युग के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो कौन है? विजयालय, जो कि हम पढ़ चुके हैं इसकी व्याख्या में। व्याख्या को भी देख लेते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी के लगभग में तंजौर या तंजावुर को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लवों और पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर वर्तमान तंजावुर पर अपना अधिकार जमा लिया और उसने वहां दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। निम्नलिखित में से किस मंदिर में एक भारी भरकम नंदी मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये जो बनी हुई है, ये किस में बनी हुई है? एकाश्मक पत्थर की है, और ये कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजावुर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के विशाल मंदिरों में से एक यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। इसका विशाल प्रांगण लगभग 240 मीटर गुणा 120 मीटर के आकार का है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर के बहिर्भाग में एक नंदी की एकाश्मक विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की सबसे बड़ी एकाश्मक नंदी प्रतिमाओं में से माना जाता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ, जो किसने बनवाया? तो राजराज प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था? तो राजराज प्रथम ने। चेरा नौसेना का विनाश। राजराज प्रथम ने 10वीं शताब्दी में त्रिवेंद्रम, कंडलूर, सलय पर आक्रमण कर चेरा यानी कि चेर बेड़े को नष्ट किया। इस उपलब्धि को उसने अभिलेखों में कंडारुल सलाई कलाम अरुत्ता कहा गया है। बड़े लेडन ताम्रपत्र और तिरुवालंगाडु अभिलेख बताते हैं कि उस विजय सूत्र में उन्होंने पांड्य राजा अमर भुजंग या उसके प्रमुख सेनानायक को पकड़ लिया और मदुरै को भी रोन दिया। पांड्य राजा की उपाधियां। इन सबल अभियानों के बाद राजराज ने मुमुंडी चोलन, 3 मुकुट चोल और पांड्य कुलशनी आदि उपाधियां धारण की। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट। इसमें है, अगले ऑप्शन में होगा ये ऑप्शन है। वेंकटम तिरुपति पहाड़ियों से कन्याकुमारी या केप कमोरिन का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग यथा उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। चोलों की राजधानी कौन सी है? तंजौर। प्रश्नगत विकल्पों में चोलों की राजधानी तंजौर तंजावुर है। इसके अतिरिक्त गंगईकोंड चोलपुरम भी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी और पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरै। याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन चोल शासन की विशेषता थी? तो चोल शासन की विशेषता हम सभी जानते हैं, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। जो आजकल की पंचायतें हैं, जो उसका मूल रूप तो नहीं कहेंगे, प्राचीन रूप यही है। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति या क्षमता है, जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। ये जो बात बताता है वो ये बताता है विकेंद्रीकरण सत्ता का। इसको उदाहरण के रूप में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण कह सकते हैं, जब से पंचायती राज लागू हुआ है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए? ग्राम सभाओं के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोलों में। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, हम सभी ही जानते हैं। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता थी? तो चोलों की। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिलते हैं वे कहाँ हैं? तो वो हैं उत्तर मेरूर में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम परंतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में प्राप्त करते हैं। चोल काल में प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी, जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप में ग्राम शासन का संचालन करती थी। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो है टोट्टवारियम। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्टवारियम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वारियम को वार्षिक समिति, एरी वारियम को तालाब समिति, पून वारियम को स्वर्ण समिति कहते हैं। चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये ठीक है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र राजवंश के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी ठीक है। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की। ये परांतक प्रथम है। ये किससे पहले है? ये राजराज प्रथम से पहले है। और इनको समझने के लिए ना, अगर आप देखना चाहें तो मूवी का नाम है PS, जानते होंगे आप। PS1 और PS2 भी देख सकते हैं। राजराज प्रथम के तंजौर वर्तमान तंजावुर अभिलेख के अनुसार सिंगल श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य और चेर के राजाओं का एक संघ बनाया था,
जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान में परास्त किया। राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं को देवाकृति रूप कौन सा है? तो चतुर्भुज है, ये हम पढ़ चुके हैं। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां चतुर्भुज हैं। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम रचना माना जाता है? तो नटराज को। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे अधिक प्रख्यात कौन सी है? तो है नटराज की कांस्य की प्रतिमा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? चोल कला का। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार के ज्ञानों को प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही बताना है। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने और बाएं कान में एक महिला का, ये भी ठीक है। भगवान शिव की नटराज की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू सृजन का प्रतीक है, ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि विनाश का प्रतीक है और उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने प्रदर्शित किया गया है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम के काल में। और कुलोतुंग प्रथम जो है ये डायरेक्ट चोल नहीं है, ये वेंगी के जो चालुक्य थे, वेंगी के चालुक्य जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में थे, उनकी पुत्री चोलों से शादी करके उसके बाद ये पुत्र पैदा हुआ कुलोतुंग प्रथम। चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 में 72 व्यापारियों का एक चोल दूत मंडल चीन में भेजा गया। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज और पैदल सैनिकों के साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इस नौसेना की सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंघल और मालदीव आदि द्वीपों पर विजय प्राप्त की। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल कर देते। वैसे तो सभी ही करते थे। प्राचीन हिंदू राजवंशों में सभी सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है। निम्नलिखित चोल शासकों में किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। ये किसका पुत्र है? राजराज प्रथम का। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में प्रदर्शित कर दिया था। 1017 में उसने संपूर्ण सिंगल द्वीप को जीत लिया और सिंगल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में गंगा घाटी तक सैन्य अभियान किया और पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगई कोंड की उपाधि ग्रहण की और गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। विजय के बाद गंगा जल लाकर उसने मंदिर परिसर के सिंह केनी जैसे टैंक में मिश्रित किए जाने का विवरण मिलता है। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? राजेंद्र वन ने। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय जाता है? तो राजेंद्र। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की? तो राजराज प्रथम ने, जो कि इसका पिता है। किसका? राजेंद्र चोल का। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। यह विजेता के साथ साथ एक कुशल प्रशासक और महान निर्माता भी था। राजराज प्रथम ने एक स्थायी सेना और विशाल नौसेना का गठन किया और उसे समस्त भूमि की नाप करवाई। तो ये जो अरिमोली वर्मन है ना, इसी के ऊपर ये मुख्य लीड है पीएस जो मूवी है ना उसका। और सुंदर चोल जो है इसके पिता हैं। ये सुंदर चोल का रोल जो है ये प्रकाश राज ने किया है और पीएस जो अरिमोली वर्मन है वो जय कुछ करके नाम है हीरो का, उसने किया है। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो राजराज प्रथम ने। और राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका जीत लिया था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने सिंगल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंगल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलनरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा।
राजराज प्रथम जो है वो शैव मतावलंबी था, उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। तो ये एक उपाधि आपको याद रखनी है। जो नई राजधानी बनाया उसका क्या नाम रखा, जननाथ मंगलम। और किसको नष्ट किया, अनुराधापुर को, जो कि पुरानी राजधानी था राजराज प्रथम ने। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी, तो संपूर्ण विजय किसने की, राजेंद्र चोल ने। और उत्तर श्रीलंका को किसने जीता, राजराज प्रथम ने। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंगल द्वीपीय श्रीलंका विजय का कार्य पूर्ण किया। यद्यपि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार किया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में भेज दिया, जहां 12 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम का अधिकार हो गया। इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था, राजेंद्र चोल ने। और ये क्वेश्चन पूछा गया IAS 2025 में। श्री विजय नामक समुद्री साम्राज्य मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और उसके आसपास के द्वीपों पर प्रभावी नियंत्रण रखने वाला एक शक्तिशाली साम्राज्य था, यानी कि ये संपूर्ण इंडोनेशिया दिखा रहा है। तमिल अभिलेखों में राजेंद्र प्रथम द्वारा 1025 में कडारम कदा क्षेत्र श्री विजय के विरुद्ध सफल समुद्री अभियान का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चोल नौसेना ने वहां निर्णायक सैन्य सफलता प्राप्त की। और ये 1026 में ईस्वी में सोमनाथ पे मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो ये सेम स्टोरी चल रही है। 1026 में उत्तर भारत में क्या चल रहा है और 1025 में दक्षिण भारत में क्या चल रहा है। वह चोल राजा कौन है जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो किसने किया, कुलोत्तुंग प्रथम ने। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया और उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पे रूमाल के साथ कर दिया। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। ये दोनों ठीक हैं और कथन जो है वो कारण की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। पूर्ववर्ती राजवंशों का मतलब क्या है, उनके चोलों के पहले कौन था, तो उससे ज़्यादा हमें चोलों के बारे में पता है। राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने और अपने काल की घटनाओं, विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा को आरंभ किया। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने भी किया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो ये मैचिंग करवाना है, कौन कौन सा किसमें मैच करता है। एरीपत्ती, भूमि जिससे मिलने वाले राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। ठीक है। इसके बाद घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय को घटिका कहते थे। इसका आंसर देख लेते हैं 1 और 3। एरीपत्ती चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। 7वीं और 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर और तकुर्रम कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो कौन कौन सी थी? नानादेशी और मणिग्रामम। श्रेणी एक प्रकार के व्यवसाय को करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रेणी जो है केवल उत्तर भारत में व्यापारियों का संगठन था, लेकिन ये दक्षिण भारत में भी था। इस प्रकार के संगठन कांची और मामल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ हैं मणिग्रामम, नानादेशिस या नानादेशी, वलेंग, वलंजियर, इदंगे इत्यादि। मणिग्रामम, नानादेशिस दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करते थे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तो हो गया तगर। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण और वेंगी मार्ग पर स्थित था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। और पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। 610 ईस्वी से 642 तक उसने शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें एहोल प्रशस्ति से मिलता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्यों में। चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवित्री भी थी। विक्रमादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के स्कंदाबार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी, अभी बादामी। बागलकोट कर्नाटक के जिले में वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है।
छठी से 8वीं शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी था। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। कवि कालिदास का नाम किसमें उल्लेख हुआ है? तो ऐहोल की प्रशस्ति में। ऐहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है, दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया है। अतः इस अभिलेख में कालिदास का नाम का उल्लेख हुआ है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। किसने किया है? रवि कीर्ति ने। किस शासक ने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे? तो कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो किस राजवंश का है ये? नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 पल्लव वंशीय शासक था। 642 में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मान वर्मा से सहायता मिली। अतः उसने मान वर्मा को पुनः संगल की गद्दी दिलाने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता के लिए सिंगल द्वीप भेजा था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय का द्योतक क्या है? तो ये काली मिर्च है। भारतीय काली मिर्च यूनानी और रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। इसकी यूनान और रोम में बहुत अधिक मांग थी। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये आर्य से। हल्बी भाषा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि भूभागों में बोली जाती है, जो कि इंडो आर्यन परिवार का हिस्सा है। इसे ओडिया एवं मराठी भाषा की विकास यात्रा के मध्य संक्रमणकालीन भाषा भी माना जाता है। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण और काव्य से। ये तमिल व्याकरण में है, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। तोलकाप्पियम के प्रणयकर्ता तोलकाप्पिय ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम ग्रंथ एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किसका है? किस पे कार्य है? व्याकरण पे। द्वितीय संगम के दौरान एकमात्र संकलित प्रमुख ग्रंथ तोलकाप्पियम है। यह तोलकाप्पियर द्वारा लिखा गया प्राचीनतम तमिल व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण के साथ साथ इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भी वर्णन है। इस ग्रंथ में ही बताया गया है कि तमिल देश में आर्यों ने ही अनेक विधियों से युक्त एक धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह प्रथा शुरू की। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलंगो। इसमें किसकी कहानी है? शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो अडिगल है। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चेर वंश के प्रसिद्ध राजा नेदुम चेरालाथन के दूसरे पुत्र और राजा सेंकुटवन के अनुज थे। मैचिंग करवाना है इसमें। तो प्रेम कथा तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। ये देखिए शिल्पाधिकारम है जो कि प्रेम कथा है। तोलकाप्पियम ये व्याकरण ग्रंथ है। और आगे देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं सीधे। तिरुक्कुरल दर्शन है, तोलकाप्पियम व्याकरण है, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है और मणिमेखले वणिक कथा है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी माना जाता है। उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है? तो है तिरुमुराय को क्या कहते हैं? 5वां वेद। शैव संतों के लेखन के संग्रह तिरुमुराय को 5वां वेद भी समझा जाता है। तिरुमुराय तमिल भाषा में शिव की स्तुति में 6वीं से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के विभिन्न कवियों द्वारा गीतों और भजनों का 12 खंडों का संकलन है। वेदों तथा शैव आगमों के साथ तिरुमुराय तमिलनाडु में शैव सिद्धांत दर्शन का आधार है। परंपरा के अनुसार अलवार और नयनारों की संख्या कितनी थी? तो थी 12 अलवार थे और 63 नयनार थे। आपको पिछले चैप्टर में बता ही चुके हैं कि तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले संतों को अलवार कहा गया, जो कि 12 संख्या में है। इनमें प्रमुख थे तिरुमंगई आंडाल महिला संत हैं ये, तिरुमल सई, कुलशेखर, मधुर कवि, पोईगई और शैव धर्म में दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार नयनार संतों ने किया। इनकी संख्या 63 है। इनमें अप्पार, संबंदर, सुंदरर, मणिक्यवाचगर आदि प्रमुख संत हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। मिलता है वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ये ठीक है। संगम कविताओं में समर स्वर का कोई संदर्भ नहीं है तो ये गलत हो रहे हैं सब। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया, ये सही है, मतलब संगत बताया है। तो आंसर हो जाएगा बी और ये हो जाएंगे गलत। जहाँ जहाँ नहीं है वही गलत है। एक्चुअली में ये सब चीज़ें होती थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम काल में रचित कविताओं से तत्कालीन दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आदि दशाओं का ज्ञान होता है। संगम कविताओं के माध्यम से हमें तत्कालीन दक्षिण भारत की भौतिक संस्कृति का भी ज्ञान होता है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तमिल समाज उत्तर भारतीय समाज की भांति वर्ग भेद पर आधारित था, जबकि संगम कविताओं में समर स्वर के वर्णन के साथ साथ जादुई ताकतों में भी विश्वास व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो अरिकामेडू से। ये कहाँ है? पुडुचेरी। अरिकामेडू भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीनतम पुरातत्व स्थल है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ में इसे पोडुके कहा गया है।
ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में सक्रिय इंडो रोमन व्यापारिक केंद्र माना जाता था। जहाँ रोमन वस्तुओं के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के हथियार युक्त जार, रोमन लैंप, रोमन प्याला आदि प्रमुख हैं। इससे भारत और रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना मिलती है। और यहाँ से हमने पढ़ा था कनिष्क के इसमें सिक्के मिले हैं। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक संस्थान कौन सा है? अरिकामेडू। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो है अरिकामेडू। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिकामेडू से। एम्फोरा जार क्या होता है? ये एक लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार होता है। ये कहाँ से मिला है? अरिकामेडू से। एम्फोरा जार एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाला जार होता है जिसके दोनों तरफ हत्था लगा होता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिकामेडू के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? कदम्बों का नहीं हुआ है। चोल, चेर, पांड्यों का हुआ है। संगम साहित्य में चोल, चेर, पांड्य राजाओं के साथ साथ अन्य सरदारों तथा तत्कालीन तमिल समाज, आर्थिक सांस्कृतिक जीवन का भी विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य में कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक विभिन्न गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश में संगम युग का राजवंश नहीं था? तो कौन सा नहीं था? पल्लव। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुरल को तमिल साहित्य का लघु वेद माना जाता है और उपमा रूप में तमिलों का नैतिक बाइबल कहा जाता है। इसे मुक्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार माने गए हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो कुरल को। किसने लिखा है? तिरुवल्लुवर ने। तिरुवल्लुवर किसके अवतार माने गए? ब्रह्मा के। निम्नलिखित में से कौन एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? इसका आंसर है डी, युद्ध में पराजित राजा को आमरण अनशन पर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। इसको देख लेते हैं एक बार। ये आईएएस 2023 का क्वेश्चन है। वट किरुतल प्रथा आमरण अनशन करने का एक तमिल अनुष्ठान था। यह प्रथा मुख्यतः संगम काल में प्रचलित थी। यह युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करने का एक तरीका था। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो कम्बन ऋषि। इन्होंने कम्बन रामायण लिखी तमिल भाषा में। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ये सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिक्रम को स्वीकार करते थे। ये भी ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों को दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया था। मैच करवाना है तो गुप्तकालीन देवगढ़ में आएंगे। ललितपुर में जो मंदिर है देवगढ़ में, वो बनवाया है। चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं। चालुक्यों ने बादामी की गुफाएं बनवाई हैं और पल्लवों ने पनमलय। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है। खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों की कला इतिहास के प्रसिद्ध उदाहरण आज भी विद्यमान है। यहाँ के मंदिर विष्णु, शिव और जैन धर्म से संबंधित हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। बादामी कर्नाटक स्थित चालुक्यों की राजधानी थी एवं पनमलय पल्लवों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्रामम था। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजियर इत्यादि। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। तो राष्ट्रकूटों ने चोलों को हरा दिया था। चोल शासक परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों पुतुग सेकंड की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजावुर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजयु कोंड की उपाधि धारण की थी। और ये जो शासक है कृष्ण प्रथम, ये एक तो कृष्ण तृतीय है, हम कृष्ण प्रथम की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या बनवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर। चोल काल को अंततः किसने समाप्त किया? तो अभी हमने पढ़ा था कृष्ण तृतीय ने। ये कौन है? राष्ट्रकूट शासक है। इनमें से ऑप्शन दिए गए नहीं, गलत है। 1250 के आसपास होयसल और पांड्य राज्य ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त किया। चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1279 तक शासन करते रहे। उनके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल, पांड्य आदि राजाओं को जीता था। फिर भी प्रश्नानुसार इसका निकटतम उत्तर विकल्प डी हो सकता है। संगम युग में यूरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था कपास के व्यापारिक केंद्र के लिए, और ये चोलों की राजधानी भी थी। चोलों की 3 राजधानियां हैं,
पहला है तंजावुर, दूसरा है गंगईकोंड चोलपुरम और तीसरा है उरैयूर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेर वंश से था। उदयनजीरल चेर वंश से संबंधित था। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। यह संगम युग का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। अनुश्रुतियों के अनुसार इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन करवाया था। पांड्य राजा की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी नदी। पांड्य राजा की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक तमिलनाडु के मदुरई और तिरुनेलवेली के जिले और केरल के कुछ भाग शामिल थे। इसकी राजधानी मदुरई थी। निम्नलिखित में से कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो कौन कौन थे? तोंडी और मुशिरी। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूचना मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुशिरी और नेलीसंडा पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुशिरी किस रूप से विख्यात थे? तो ये पत्तन है, तटीय पत्तन। IAS 2023 का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। पूमपुहार दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है। यह प्राचीन काल में एक समृद्ध बंदरगाह था जिसे कावेरी पूमपट्टनम और कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता था। यह प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कोरकई पांड्यों का बंदरगाह शहर था जो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित था। यहाँ से प्राचीन रोमन सभ्यताओं के साथ विकसित व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मुजरिसी मुचीरी केरल का एक पत्तन नगर था। यह विश्व के सबसे प्राचीन पत्तनों में से एक था। संगम साहित्य में इस पत्तन का वर्णन मिलता है। संगमकालीन साहित्य में कौन, को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये राजा के लिए। हमने व्याख्या की पहली लाइन में ही यही पढ़ा था। तृतीय संगम में कहाँ पे हुआ था? मदुरई में। और प्रथम संगम भी मदुरई में हुआ था। संगम का तात्पर्य गोष्ठी या परिषद से है। तमिल परंपरा के अनुसार इन गोष्ठियों या संगमों से संबद्ध तमिल कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। पहला संगम मदुरई में, इसकी अध्यक्षता की अगस्त्य ऋषि ने। द्वितीय संगम अलेवाई कपाटपुरम में, अगस्त्य ऋषि के बाद तुलकाप्पियर, इन्होंने क्या बनाया? व्याकरण लिखा, तमिल व्याकरण तुलकाप्पियम नाम से। और तृतीय संगम फिर से मदुरई में, इनकी अध्यक्षता की नक्कीरर ने। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य ऋषि ने। दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्होंने दक्षिण की यात्रा की और बाद में वे वहीं बस गए। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगस्त्य ऋषि को ऐसा पहला माना जाता है जिन्होंने विंध्याचल को पार किया। चालुक्य। चालुक्य कौन हो जाएंगे? बादामी के चालुक्य। हर्ष हो जाएगा कन्नौज से, पांड्य हो जाएंगे मदुरई से और पल्लव हो जाएंगे कांचीपुरम से। यहाँ देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। फिर से मैच करवाना है। राजराज प्रथम चोल है, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट है, महेंद्र वर्मन पल्लव है और कंडुगोन पांडे है। इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। इनको कालानुक्रम में लगाना है, ठीक से। तो सबसे पहले आ जाएंगे 1 नंबर पे, इसको डालेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। 2 में डालेंगे गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। 3 में आ जाएगा ये राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। और 4 में आ जाएगा परांतक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। ये IAS 2020 का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है इसका व्याख्या। घटनाओं का सही कालानुक्रम है। महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना 600 से 630 ईस्वी, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना 750 से 770 ईस्वी, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय 836 से 885 ईस्वी, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना 907 से 953 ईस्वी। ध्यातव्य है कि प्रतिहारों का उदय मेहर भोज 836 से 885 के अधीन हुआ, जिसे भोज वन भी कहा जाता है, इसलिए राजा भोज हो गया। ये एक्चुअली में मेहर भोज है। कौन सी जोड़ी 6 से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत राज्य और उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पल्लव कांचीपुरम ठीक है, पांड्य मदुरई ठीक है, चेर का पुडुचेरी ये गलत है, चोल का तंजौर ठीक है, होयसल का द्वार समुद्र ठीक है। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में था। चेर की राजधानी वांजी या वांची थी, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो है करूर या कुरबूर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम भाग पर शासन किया। वर्तमान में केरल और तमिलनाडु के कुछ भाग। संगम साहित्य के अनुसार कुरबूर या करूर, अन्य नाम वांजी या वांची, इनकी राजधानियां थी। कुछ स्रोतों में इनकी द्वितीय राजधानी के रूप में थोंदी या तोंडी नाम का भी उल्लेख मिलता है। डॉक्टर A.K. नीलकंठ शास्त्री के अनुसार चेर वंश का प्रथम शासक उदयनजीरल था, जो कि 130 ईस्वी का था। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, इसको मिला लेते हैं।
सबसे पहले आ जाएगा महेंद्र वर्मन, सबसे पहले आएगा महेंद्र वर्मन, दूसरे पे आएगा नरसिंह वर्मन, तीसरे पे आएगा परमेश्वर वर्मन और चौथे पे आएगा नंदी वर्मन सेकंड। इसको मिला लेते हैं यहाँ पे, सभी के टाइम दिए हुए हैं। महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन 670 से 700 ईस्वी, नंदी वर्मन 731 से 795 ईस्वी। ये पल्लव शासक हैं। प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक को मत्तविलास, विचित्र चित्र और गुणभरा उपाधियां धारण की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ये IAS 2025 का क्वेश्चन है। महेंद्र वर्मन प्रथम लगभग 600 से 630 ईस्वी पल्लव वंश का एक प्रमुख शासक था, जो कला, साहित्य और शिल्पकला का बड़ा संरक्षक और विद्वान भी माना जाता है। विचित्र चित्र और गुणभरा उपाधियां उसके समकालीन शिलालेख से मिलती हैं। मंडक पट्टू की शिला निर्मित तिरुमूर्ति मंदिर शिला पर अंकित यह लेख दर्ज है। मत्तविलास प्रहसन नामक संस्कृत प्रहसन हास्य नाटक भी रचनाकार महेंद्र वर्मन प्रथम को ही माना जाता है। इसी रचना से संबंधित होकर उसे मत्तविलास की उपाधि दी गई। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो क्या नाम है इसका? मात्वालिन। मात्वालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में भारत और चीन के संबंधों का विवरण दिया है। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो किसने नहीं किया? चालुक्यों ने नहीं किया। चालुक्य नर्मदा नदी के नीचे ही रहे। नीचे दिए गए विकल्पों में चालुक्य वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। इनका मुख्यतः शासन दक्कन और दक्षिण भारत में केंद्रित था। इनकी राजधानी बादामी या बातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का सर्वप्रथम शासक था, जिसने हर्षवर्धन को संभवतः पराजित किया था। इसके अतिरिक्त चालुक्यों की कुछ छोटी शाखाएं भी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कल्याणी के चालुक्य थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजा था? चालुक्य राजा कुमारपाल। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिन्हें वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। कदम्ब राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो बनवासी। इनका जिक्र कहाँ नहीं है? संगम साहित्य में इनका जिक्र नहीं है। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश कदम्ब की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। उल्लेखनीय है कि तंजौर तंजावुर चोलों की, कांची पल्लवों की और बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन था? तो था मोटुपल्ली। मोटुपल्ली काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। यह समुद्र पत्तन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में स्थित था। इटली यात्री मार्को पोलो ने इस स्थान का दौरा किया था। मार्को पोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में उल्लेख किया है। 13वीं शताब्दी के मध्य के गणपति राजाओं द्वारा जारी मोटुपल्ली शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि इस पत्तन से कपूर, गुलाबजल, हाथीदांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो पांड्यों ने। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। पांड्य वंश के शासकों ने भारत के दक्षिणी हिस्से पर शासन किया। इनकी राजधानी मदुरै थी। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चेर ने। रोम राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ। अरिकामेडु में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर मदुरा में स्थित है। ज्ञातव्य है कि मदुरै पांड्यों की राजधानी था। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं आयोजित किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता क्रम से अगस्त ऋषि ने और नक्कीरर ने की थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। मिलान करना है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में, महाकाल मंदिर उज्जैन में, वेलूर मठ हावड़ा में और वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरै में करवाया था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप नायक शासकों के काल में निर्मित हुआ। महाकाल मंदिर उज्जैन में और वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेल्लूर मठ रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते थे। पांड्य और चोल राज्य के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राचीन साहित्य और उसके साहित्यकार करेंगे, और इसके बाद पूर्व मध्यकाल का समय आ जाएगा, और उसके बाद प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं, जिसको हम जल्दी से 2 दिन में खत्म कर लेंगे।